नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का, यहां से डिस्कस करते हैं। ठीक है, यूएस यूके फ्रांस, यूएस यूके एंड फ्रांस, यूएस यूके फ्रांस पुट ऑन होल्ड पाकिस्तान बिड टू डेजिग्नेट बलोच एज अ टेररिस्ट ग्रुप। ठीक है, बलोच एक टेररिस्ट ग्रुप बनाने का पाकिस्तान मांग कर रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बलोच कहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेड डील टॉक्स बैक ऑन ट्रैक, गोयल लेड टीम यूएस। अभी यूएस का आपने देखा था, यूएस और इंडिया का जो टैरिफ का वॉर चल रहा था, क्राइसिस चल रहा था, उसके बारे में डिस्कस होगा यहाँ पे। ठीक है, पाकिस्तान बिड टू डेजिग्नेट, हाँ सेम टू सेम यही वाला आर्टिकल है। स्टेट पब्लिक डेप्ट एज ट्रिपल्ड इन 10 years, 10 साल में स्टेट का पब्लिक डेप्ट कितना बढ़ा है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, राजस्थान हाई कोर्ट आस्क एजुकेशन बोर्ड टू एंश्योर स्टूडेंट डोंट स्किप स्कूल टू अटेंड कोचिंग। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेबी क्लीन चिट टू अडानी बट सम हिंडनबर्ग एलिगेशन अनआंसर्ड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आनंद वोटर डिलीशन, राहुल गांधी का यहाँ पे क्यों क्या क्राइसिस है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन डिलिस्ट 474 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। ठीक है, यूएस ट्रेड डील, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रम्प एंड शी मेक प्रोग्रेस ऑन टिकटॉक, टिकटॉक के बारे में बात करेंगे। हाउ डिड हैंड इवॉल्व द आंसर बिहाइंड यू, इसमें जेब्रा फिश के बारे में एक 5 डोम डीएनए होता है, 5 डोम डीएनए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डील के बारे में बात करेंगे कि कैसे नाटो इससे रिलेटेड है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। देखिए, यूएस यूके फ्रांस पुट ऑन होल्ड पाकिस्तान बिड। देखिए, पाकिस्तान जो यहाँ पे बलूचिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग हमेशा पाकिस्तान को अपोज करते हैं, पाकिस्तान को अपोज करते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान मेजोरिटी बोला तो पंजाब या अपना पेशावर, पंजाब पेशावर और सिंध मेजोरिटी, बलूचिस्तान को उन्होंने जबरदस्ती पकड़ के रखा है। ठीक है, कि तुम यही का पार्ट रहो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली ये बोला जाता है कि जो बलोच आर्मी है ना, यहाँ पे रहते हैं स्पेसिफिकली यहाँ पे, तो इनका नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। लिबरेशन आर्मी, ये लोग पाकिस्तान से अपना छुटकारा पाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग करो, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है। ठीक है, अब ये जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं ये इनके ऊपर भी थोप देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भूखमरी है तो यहाँ पे ये इनके ऊपर थोप देते हैं। बलूचिस्तान वैसे तो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रीजन है, लेकिन यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेज जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिनरल्स पाया जाता है, तो इसका बेनिफिट इनको ना देके, इसका बेनिफिट इनको ना देके इनको मिल जाता है इसका बेनिफिट। ठीक है, इसका बेनिफिट इनको ना देके इनको मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई मिनरल्स मिला तो उसका बेनिफिट पंजाब को दे देते हैं, ठीक है, सिंध को दे देते हैं। यहाँ से रिसोर्सेस उठा के यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सोचते नहीं, हालांकि डेवलपमेंट करने के लिए इनके पास उतना पैसे भी नहीं है, लेकिन जो भी है, जितना भी है, वो बलूचिस्तान के बारे में सोचते भी नहीं। और दूसरा, आपने एक और चीज पढ़ा होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक के बारे में आपने पढ़ा होगा। सीपेक यहां से है। ठीक है, सीपेक, ये देखिए यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, तो यहां से देखिए ये आता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये क्या आता है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे चाइना ने बनाया है। ठीक है, ये हमारा जो पीओके वाला रीजन है, भारत का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है,
वहां से करंट ये आता है। हालांकि ये इंडिया के सोवरेनिटी पे हर्ट है, इंडिया के सोवरेनिटी पे हर्ट है, लेकिन फिर भी ये देखिए ये मेजोरिटी ऑफ बलूचिस्तान में आता है, मेजोरिटी ऑफ इसका जो पार्ट है ये अपना बलूचिस्तान में आता है। अब देखिए ये लोग बोलते हैं कि नहीं इसको हटाओ, ठीक है, इसकी वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है, ये पूरा रिसोर्सेज हमारा खत्म, ये पूरा कर लेगा। तो ये रहे बलूचिस्तान का, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये लोग चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग कर दो ताकि हम अपना खुद का गवर्नमेंट सेटअप कर सके, अपने डेवलपमेंट पे काम कर सके। आपने देख रहे हो ना, ये चाहता है पाकिस्तान से अलग होना क्योंकि इसका रिसोर्सेज का खनन हो रहा है, इसके रिसोर्सेज का खनन हो रहा है और यहाँ पे भेजा जा रहा है, ठीक है, और इसका डेवलपमेंट पे ध्यान देते ही नहीं है बलूचिस्तान। तो देखिए, तो अभी पाकिस्तान ने बिड किया है कि ये जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दो। और क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हर बार जो पाकिस्तान के आर्मी है उनके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में कोई ट्रेन वगैरह जा रहे हैं तो उनके ऊपर अटैक करते हैं। ओके, तो ये मोस्टली चाहते हैं कि हमें आजाद करो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, ये है। अब देखिए, यूएस ब्लॉक पाकिस्तान चाइना बिड टू सैंक्शन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। चाइना क्यों चाहता है मैंने बता ही दिया। चाइना इसलिए चाहता है कि क्योंकि इसका सीपेक वाला है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहीं से पास हो रहा है। तो चाइना पाकिस्तान और यूएनएससी टू लेबल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एज टेररिस्ट एंटिटी। यूएस ब्लॉक बिड, यूएस यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। ओके, यूएस, फ्रांस, यूके ब्लॉक पाकिस्तान चाइना बिड टू पुट बलोच लिबरेशन आर्मी सैंक्शन। देखिए, अगर किसी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाए, आपने देखा होगा यहाँ पे एक जगह है मुद्रिके, यहाँ पे लश्कर तैयबा जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है। लश्कर तैयबा ने इंडिया में कई बार बॉम्ब से अटैक किए हैं, ठीक है, कई बार। अब पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, ये इनका लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर बनाने में मदद कर रहा है, कहाँ पे? मुद्रिके में, ठीक है। जो फ्लड से बचने के लिए पाकिस्तान में जो फंड आए थे, ये देखिए, फ्लड मनी यूज टू ये देखिए न्यूज में देखिए, लश्कर तैयबा रीबिल्डिंग इट्स मुद्रिके हेडक्वार्टर इन पाकिस्तान यूजिंग फ्लड रिलीफ फंड एज अ फ्रंट से सिक्योरिटी एजेंसी। जो फ्लड से बचने का, अभी आपने देखा होगा रावी नदी में ज्यादा फ्लड आ गया है, तो जिससे ये जो पंजाब वाला रीजन है ना, ये जो पंजाब वाला रीजन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भारी बाढ़ आ गया। तो पाकिस्तान IMF, वर्ल्ड बैंक अलग अलग जगह से डोनेशन मांगा। अब डोनेशन मांगा और उसका ये लोग क्या कर रहे हैं, लश्कर तैयबा का मुद्रिके में हेडक्वार्टर बनाने में हेल्प कर रहे हैं, वो भी फ्लड रिलीफ फंड से, देख रहे हैं। तो इसीलिए अब देखिए कौन कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अलकायदा है, ठीक है, ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड अलकायदा। ओसामा बिन लादेन इसी से रिलेटेड था। ओसामा बिन लादेन जिसने 9/11 का जो अटैक था उसको अंजाम दिया था। ISIS ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे? सीरिया, इराक, ठीक है। अल शबाब सोमालिया में है, केनिया में है। बोको हराम, अगर ये बड़ा नहीं हो रहा होगा तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बोको हराम है, बोको हराम, अल शबाब, अल कायदा, ठीक है। बोको हराम कहाँ पे? नाइजीरिया में है, लेक चैड में है, ठीक है। इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस ये अफगानिस्तान में। ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। ये सब क्या है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये देखिए, ये दूसरा है हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। गाजा इजराइल में ये बम फेंकता था। जो 5000 इस बार जो इजराइल में बम फेंका गया था, जो अपना एयर स्ट्राइक किया गया था, मिसाइल्स दागे गए थे, वो अपना हमास ने किया था, हिजबुल्लाह ग्रुप ने। पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद,
गाजा, ये भी क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है। हिजबुल्लाह मिलिट्री विंग, लेबनान, ये भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अलकायदा कहाँ पे आई, ये वाला अलकायदा, दूसरा वाला अलकायदा इस्लामिक मगरब, ये अपना अफ्रीका वाला रीजन में आता है। जो मगरब है ना, मगरेब, ये अपना नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन में आता है। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जमात नुसरत अल इस्लाम, ये भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अंसार अल सुन्ना, सुन्ना जो सुन्ना है नॉर्थन मोजाम्बिक, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये सब ऑल आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे वही देखिए, ईरान और पाकिस्तान, यहीं का जो रीजन है बलूचिस्तान, ठीक है, यहीं पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग कर दो, क्योंकि हमारे रिसोर्सेस वो ले जाके यहाँ पे पेशावर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं और हमें कुछ नहीं देता। और ऊपर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आके हमारे रिसोर्सेज का हनन करते हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट भी नहीं देते, मारते भी हैं, ठीक है। ये बात हो रही है यहाँ पे। तो ये है टोटल इसका रिव्यू, सारांश। ट्रेड डील टॉक बैक ऑन ट्रैक, गोयल लेड नेम यूएस नेक्स्ट वीक। देखिए नेक्स्ट वीक अपने जो पीयूष गोयल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, अब ये यूएसए जाएंगे ताकि ट्रेड के ऊपर बात कर सके। क्योंकि आपने देखा था लास्ट टाइम जस्ट 50% टैरिफ लगाने से इंडिया क्या क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। इंडिया क्या क्या नुकसान, इंडिया को टेक्सटाइल में नुकसान हो रहा है। क्यों? टेक्सटाइल पे इसने 50% जो टैरिफ लगा दिया। पहले टेक्सटाइल के ऊपर कितना परसेंट टैरिफ था, 13%, प्लस 50% कितना हो गया, 63%। हालांकि 13.9% है, तो 63.9%। तो अगर बाय चांस हम कोई कपड़ा 100 रुपए का बेचे यूएसए को, तो यूएस में पहले कितने बिक रहा है, पहले 113 का बिकता था, अब ये बिकेगा 163.9 रुपीज का। आप देख लो कितने का डिफरेंट है। और वहीं पे बांग्लादेश का प्रोडक्ट अगर वो 100 रुपए बेच रहा बाय चांस, तो वही वाला सेम कपड़ा, सेम क्वालिटी, वही वाला उसका टैरिफ 2% है, 102 रुपए मिलेगा। वहां का जनता 102 रुपए में ये कपड़े खरीदेंगे, तो 163 रुपए वाला कपड़ा खरीदेंगे या 102 रुपए वाला, सेम क्वालिटी। तो यही अपने इंडिया को डिसएडवांटेज, चैलेंज दे रहा था, ठीक है। और अपने इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो अब इसी का बात करने जा रहे हैं कि यूएस ने जो टैरिफ लगाया है, वो टैरिफ को कम किया जाए, ट्रेड को आगे बढ़ाया जाए। इंडिया और यूएस का ट्रेड समथिंग अराउंड नॉट एग्जैक्ट डेटा, $118 बिलियन के पास है, $118 बिलियन, ठीक है। इसमें इंडिया सरप्लस में रहता है, मतलब इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और यूएसए से कम सर्विसेज लेता है, ठीक है। अब इसमें देखिए मेजोरिटी क्या होता है, जेम्स एंड ज्वेलरीज होता है, ठीक है। जो ज्वेलरी डिजाइन होते हैं इंडिया में, ये हम यूएसए को बेचते हैं। डायमंड कटिंग करके, डायमंड जो सूरत में है, डायमंड कटिंग करके हम बेचते हैं उसको। हम उसको रिफाइनरी ऑयल बेचते हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट। देखिए इंडिया में एज सच बहुत कम क्रूड ऑयल का रिजर्व है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर से क्रूड ऑयल खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल रशिया से हम क्या खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल हम रशिया से खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अभी डिस्काउंट दे रहा है। और ये जो 50% लगाने का जो है ना टैरिफ, जो 25% प्लस है, पहले 25% लगाने का बोला था, बाद में बोला कि तुम रशिया से तेल खरीदता है, हम तुम्हारे को 25% और टैरिफ लगा देंगे। तो हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, ठीक है। उससे हम डीजल बनाते हैं, उससे पेट्रोल बनाते हैं, उससे केरोसिन बनाते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बेचते हैं, ठीक है। तो हम यूएसए को रिफाइनरी प्रोडक्ट भी बेचते हैं, ठीक है। हालांकि देखिए यूएस में खुद का मतलब बहुत वहां पे ऑयल रिजर्व है, कहाँ पे,
वेस्ट टेक्सास जो उसका ये है अपना वेस्ट टेक्सास में इसका बहुत ऑयल रिजर्व है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ऑयल रिफाइनरी ये रिफाइंड प्रोडक्ट उसको बेचते हैं। नेक्स्ट टेक्सटाइल हम उसको बेचते हैं यूएसए को, जो नए नए ब्रांड के कपड़े होते हैं ये हम यूएसए को बेचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, डायमंड हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट टेक्सटाइल हो गया, स्पर्म ये क्या प्रॉन्स हम उसको प्रॉन्स बेचते हैं, ठीक है, वो श्रिम्प होता है ना झींगा मच्छी, ये भी हम बहुत लार्ज अमाउंट में बेचते हैं यूएसए को, बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। ओके, तो हम उसको प्रॉन्स भी बेचते हैं, ठीक है। अब इन सब पे इसने 50% से ज्यादा टैरिफ लगा दिया। अब टैरिफ लगा दी तो ये सब चीज यूएसए में महंगा हो गया, तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदना चाहेगा। तो इसी का बात करने के लिए जो अपने पीयूष गोयल मिनिस्टर है और अपने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब ये अभी वहां पे बात करने जाएंगे। अभी देखिए, हाँ अच्छा आ गया, ये आ गया यूएस ट्रेड डील इसके ऊपर बात करने वाले थे कि देखिए यूएस ट्रेड डील के ऊपर बात करना। देखिए रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का 75वां बर्थडे हुआ, ठीक है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद में फोन करके प्राइम मिनिस्टर जी को उनका बर्थडे विशेष किया और बोला कि हम फुल्ली कमिटेड है ताकि इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप आगे बढ़ाया जा सके। ट्रेड डील के ऊपर बात होगा अभी, ठीक है, इंडिया और यूएसए में ट्रेड डील के ऊपर बात होगा कि ट्रेड को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो टैरिफ लगा है उसको कैसे कट कर सकते हैं, इसके ऊपर और बात होगा आगे, तो इसी के ऊपर बताया। हालांकि ये देखिए, ये पता नहीं क्या सोचता रहता है, क्या करता है, ये इसको ही पता, ठीक है, इसको ही पता। हालांकि हाल ही में इसने इलॉन मस्क से पंगे ले लिए हैं, ठीक है। पंगे क्या लिए? ये अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर तो यही माना जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री जो कि यूएसए है उसका प्रेसिडेंट है। यूएसए का जो ये जीडीपी है समथिंग अराउंड 30 ट्रिलियन है, $30 ट्रिलियन। दुनिया का सबसे बड़ा ये इकोनॉमी, $30 ट्रिलियन, ठीक है। 30 ट्रिलियन में बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ इतना। तो अभी फिलहाल और यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब $4.19 ट्रिलियन, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो खुद मोदी जी के सामने मतलब बोलते हैं ना ऐसा सामने से जाते हैं, बिकॉज इतने करिश्मेटिक पर्सनालिटी है मोदी जी का। तो वहीं पे ये यूएस का जो प्रेसिडेंट है ये G7 नेशन को बोलता है कि जो रशिया से ऑयल खरीद रहा है, जो कंट्रीज रशिया से ऑयल खरीद रहा है, उन सब के ऊपर सैंक्शन लगाओ, ठीक है। रशिया से जो ऑयल खरीद रहा है उन सब के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, ठीक है। अभी क्या बोलता है इसी को पता, बाइंग रशियन ऑयल, ये देखिए रशियन ऑयल, G7 कंट्रीज को बोल रहा है जो रशिया से ऑयल खरीदता है उनके ऊपर सैंक्शन लगाओ। बाइंग रशियन ऑयल टू एंड वॉर इन यूक्रेन, according to joint statement based on the US Department of Treasury. The statement said the US had received commitment from G7 countries to increase sanction pressure on Russian oil buyer China and India, because China and India सबसे ज्यादा बायर है रशियन ऑयल का, ठीक है। और ये एलिगेशंस लगाता है, ये एलिगेशन लगा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी पे कि आप उससे जो तेल खरीद रहे हो रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे जो ऑयल खरीद रहे हो उसका वो इस्तेमाल यूक्रेन पे अटैक करने के लिए करता है, इसलिए हमने सैंक्शन लगाया है। आप कल रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, हम कल सैंक्शन हटा देंगे, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे भी आप एक अपना फंडा देखिए, अभी रशिया हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा है, अगर हम नहीं खरीदेंगे। देखिए रशिया का ऑयल का सबसे बड़ा बायर कौन है? चाइना, ठीक है, चाइना। लेकिन यूएसए डायरेक्टली चाइना से पंगे ले ही नहीं सकता, भले इसका 30 ट्रिलियन इसका जीडीपी हो, लेकिन चाइना एक अलग लेवल पे है, कंट्री है। चाइना का जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो 4 ट्रिलियन के आसपास है, 4 ट्रिलियन। और मेजोरिटी ऑफ जो फॉरेक्स रिजर्व रहते हैं, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व वो मेजोरिटी डॉलर में रहते हैं, ठीक है। अगर कल इसने 4 ट्रिलियन मार्केट में फेंक दिया, मतलब सारे कंट्रीज को दे दिया, कल जो डॉलर का वैल्यू है ना, कल जो डॉलर का वैल्यू है
ये पूरा गिर जाएगा। डॉलर को कोई पूछने वाला नहीं होगा, ठीक है, कोई बोलेगा भाई डॉलर नहीं चाहिए, इतना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा उसका, डॉलर का वैल्यू गिर जाएगा। तो इसीलिए चाइना से डायरेक्ट पंगे नहीं ले रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप, और चाइना से पंगे डायरेक्ट ले भी नहीं सकते, बिकॉज चाइना प्रोड्यूसेस फॉर द वर्ल्ड। चाइना वर्ल्ड के लिए मार्केट है। WTO ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2015 में चाइना को ऐसा मार्केट फॉर द वर्ल्ड का स्टेटस दे दिया। मार्केट फॉर द वर्ल्ड। अब देखिए चाइना जो है वर्ल्ड का 70% का जो मिनरल्स है उसका रिजर्व रखता है, समझे। रिजर्व तो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत जगह पे, लेकिन जो प्रोडक्शन के लिए है ना, प्रोडक्शन के लिए चाइना बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है प्रोडक्शन। अभी देखिए वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्टील लोहा कौन बनाता है, चाइना बनाता है। कितना बनाता है, 1000 मिलियन मेट्रिक टन, 1000 मिलियन मेट्रिक टन बनाता है लोहा, कौन, चाइना। ये है पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन बनाता है, और आपको क्या लगता है कितना होगा जो दूसरे नंबर पे, 700, 800 नहीं। दूसरा है इंडिया, और कितना बनाता है, समथिंग अराउंड 107 मिलियन मेट्रिक टन। देख रहे हो कितना फर्क है, 90% का फर्क है, 90% का फर्क है फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन में। तो चाइना दुनिया के लिए बनाता है, चाइना दुनिया के लिए। आपके घर में कोई भी सामान होगा छोटा, अगर चाइना ये है 100%, 90% चांस है कि 6 में से 4 प्रोडक्ट या 6 में से 2 प्रोडक्ट मेड इन चाइना ही होगा। मेड इन चाइना, आपके पास जो मोबाइल होगा मेड इन चाइना होगा। तो इसीलिए ये डायरेक्टली चाइना से पंगे ले नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। अब रशियन ऑयल को बाय करने में, रशियन ऑयल और रशियन जो ग्रीन गैस होता है ना, नेचुरल गैस, ये सबसे ज्यादा यूरोप ही खरीदता है, सबसे ज्यादा यूरोप ही परचेस कर रहा है। तो हम पे कैसे सैंक्शन लगा सकते हैं। अब ये देखिए, आपने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में सुना होगा। किसके बारे में, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। ये देखिए, और ये कहां पे है, ये रहा नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। दिस इज द बेस्ट इमेज, ओके। ये जगह कौन सा है, वाइबॉग से लेके ग्रिफ्सवाल्ड तक, ये जर्मनी में है, ठीक है, ये जर्मनी में है। यहां से 2 पाइपलाइन गए हुए हैं, जो कि रशिया यहां से नेचुरल गैस भेजता है, नेचुरल गैस जो कि पूरा यहाँ पे पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये सबको प्रोवाइड कराता है क्या, नेचुरल गैस। तो सबसे ज्यादा नेचुरल गैस और ऑयल के बायर जो है वो यूरोप आते हैं, ठीक है, चाइना आता है। इंडिया तो बहुत कम ये कर रहा है, ठीक है। उसके बावजूद भी सेकेंड चीज ये है कि इंडिया एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है। इंडिया एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, ठीक है, एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री। तो हम क्यों ना उससे ऑयल परचेस करें, ठीक है। इंडिया का पॉपुलेशन आज 150 करोड़, टू बी स्पेसिफिक 145 करोड़ पॉपुलेशन, 145 प्लस करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है। अब हमें अपनी जनता को संभालना है, जनता को एनर्जी सिक्योरिटी देना है, ठीक है। तो उसके लिए तो हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना कहीं से। अगर हमें कोई चीज डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है और हम ज्यादा प्रोड्यूस करके ज्यादा बेच सकते हैं, तो हम क्यों ना खरीदे रशियन ऑयल। फ्रांस हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, ये सब एनर्जी, ये रिच कंट्रीज है। इनका जो पावर है न्यूक्लियर पावर से बनता है। आप देखेंगे फ्रांस का जो 90% का जो एनर्जी है ना, फ्रांस का 90% का एनर्जी कहां से बनता है, न्यूक्लियर एनर्जी से बनता है, यहां पे मुझे लिखने दीजिए। फ्रांस का 90% का एनर्जी 90% न्यूक्लियर एनर्जी से बनता है। अगर इसको घर पे लाइट भी जलाना हो ना, लाइट जलता है इसका न्यूक्लियर एनर्जी से। घर पे खाना बनता है न्यूक्लियर एनर्जी से, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिच कंट्री है। सेकंड,
यूएसए यूएसए खुद ऑयल रिजर्व रिच कंट्री है। वेस्ट टेक्सास, ठीक है। और इथेनॉल ब्लेंडिंग में दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल ब्लेंडिंग यही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग। क्योंकि ये कॉर्न का जो कॉर्न होता है ना, मेज, मकई का दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर यूएसए है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग से ये एनर्जी बना लेता है अपना अच्छा खासा। अब वहीं पे देखिए इसका सबसे ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग है कितना, दुनिया भर का 15 बिलियन के आसपास इथेनॉल ब्लेंडिंग करता है। और अभी इंडिया अपना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में ही अटका हुआ है। मतलब इंडिया जो है ये 20% के ब्लेंडिंग में ही ये रुका हुआ है, ठीक है। 20% के ब्लेंडिंग में रुका हुआ, तो हम क्यों ना खरीदे रशियन ऑयल, ठीक है। तो ये है इसका मुद्दा, ठीक है, कि देखो यूएस को, इंडिया को ये तो देना ही पड़ेगा, रिलैक्सेशन देना ही पड़ेगा। क्योंकि इंडिया ऑयल खरीद सकता है, खरीदना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया क्या है, एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है और हमें एनर्जी रिच कंट्री बनना है। क्योंकि हमारा 2030 का हमारा पेरिस जो है ना, COP15 था ना, COP15 का टारगेट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमें अपना 50% रिन्यूएबल एनर्जी ये अचीव करना है, 50% रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करना है, ओके। तो ये सब के लिए हमें रशियन ऑयल बाय करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे इंडिया हैज मेंटेन इट विल टू कंटिन्यू टू बाय रशियन ऑयल अर्लियर दिस मंथ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेड इकोनॉमिक कमर्शियल कंसिडरेशन। तो यहाँ पे अभी बाद में डील होने वाले, ट्रेड डील होने वाले, जहां पे कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर बॉम्बशेल, इफ नीड बी आवर एंड प्रोग्राम कैन बी गिवन टू द सऊदी। देखिए सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर कंट्री नहीं है। जो जितने भी इस्लामिक कंट्री ना, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट, टोटल कितना है, 57 है, ओके। इसको ध्यान से सुनिए, टोटल 57 है। इसमें से सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा कंट्री है, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जितने भी 57 कंट्रीज है उनमें सिर्फ पाकिस्तान है जिसका न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो पाकिस्तान बोल रहा है, ये पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर सऊदी अरेबिया को कभी अगर बॉम्ब का जरूरत पड़े तो हम उन्हें बॉम्ब देंगे, अपना वाला बॉम्ब, ठीक है। अब भाई देखो ये चाचा भतीजा नहीं लग रहे हैं, जैसे पांडु काम वाला, ये आदमी लग रहा है ना, पांडु काम वाला, ऐसा लग रहा है ना। ये इसको बोला बॉम्ब देगा, इसका खुद का जो इकोनॉमी देखिए, समथिंग अराउंड, टू बी स्पेसिफिक नहीं, काम करें चेक कर लेते हैं, नॉट समथिंग अराउंड, चेक कर लेते हैं, ओके। पाकिस्तान जीडीपी, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ समथिंग अराउंड 42 बिलियन के आसपास है, ठीक है। 420 बिलियन डॉलर के आसपास है, 1 ट्रिलियन नहीं है, 420 बिलियन डॉलर के आसपास है जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। भाई मैं गलत था यार, 373 बिलियन, मतलब 400 बिलियन के पार नहीं है, 400 बिलियन के पार नहीं है, 373 बिलियन। इससे ज्यादा तो हमारा तमिलनाडु का है, लेट मी चेक तमिलनाडु जीडीपी, तमिलनाडु जीडीपी इन बिलियन, बिलियन में कि ट्रिलियन में पहुंच गया शायद है, 420 बिलियन। मतलब सोचिए जो हमारा तमिलनाडु है वो पाकिस्तान से कितना आगे है। सोचिए तमिलनाडु, तो मैं महाराष्ट्र का काउंट नहीं करना चाहता, क्योंकि महाराष्ट्र का अगर मैं काउंट किया तो इस आदमी को डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र काउंट नहीं कर रहा हूं, चलिए इसको डूब के मरने ही देते हैं। लेट्स सी महाराष्ट्र जीडीपी,
580 बिलियन। 580 बिलियन। अब तो इसको डूब के मर ही जाना चाहिए। यूपी का चेक करते हैं, उत्तर प्रदेश का चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स चेक उत्तर प्रदेश जीडीपी। उत्तर प्रदेश जीडीपी इन बिलियन डॉलर 360, और इसका कितना था? 332 था ना। मतलब यूपी से भी कितना आगे है, मतलब यूपी भी कितना आगे है पाकिस्तान से। तब तो इसको डूब के मर जाना चाहिए। और ये इसको बोल रहा है कि हम तो बॉन्ड देंगे। इसका जो है सऊदी अरब का जो जीडीपी है, ये समथिंग अराउंड $1 ट्रिलियन, 1028 ट्रिलियन डॉलर, इसमें ट्रिलियन में है। और ये बोल रहे इसको बॉन्ड देगा। अब देखिए ये बॉम्ब क्यों देना चाहता है। इसमें एक डिफेंस पैक्ट है, डील। इसमें डिफेंस पैक्ट में साइन किया। आपने नाटो के बारे में सुना होगा, आपने नाटो के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये नाटो का क्या है? नाटो टोटल कितने मेंबर है? 32 मेंबर है। ठीक है, अभी 32 मेंबर में से, नाटो के 32 मेंबर में से आर्टिकल 5 क्या बोलता है नाटो का, कि अगर इन 32 स्टेट में से किसी एक पे भी किसी कंट्री ने अटैक किया तो 32 के 32 मिलकर उसका अटैक करेंगे। सेम वाला यहाँ पे लागू होता है कि अगर किसी ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे। अगर किसी ने सऊदी अरेबिया पर अटैक किया तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों उस पर अटैक करेंगे। अब देखिए ये बेसिकली क्यों बोल रहा था, ये इजराइल के लिए बोल रहा है, इजराइल के लिए बोल रहा है। भाई अगर इजराइल मारने का आया ना, इसको बहुत मारेगा और कोई बचाने नहीं आएगा पाकिस्तान को। इजराइल बहुत मारेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं यही इसी बारे में कि ये डील जो क्या बोलता है और क्यों साइन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स दिए होंगे, उतना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डील क्यों साइन हुआ इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। 1971 का जो लिबरेशन हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ठीक है, कि वो बांग्लादेश को अपने पास ही रखे इसमें, और समथिंग अराउंड $300 मिलियन भी इसको दिया था। $300 मिलियन, सोचिए उस टाइम पे। इसीलिए पाकिस्तान आज मतलब होता है ना भीख मांगने कगार पे है। नेक्स्ट 1960s में पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया का हेल्प किया था। सऊदी अरेबिया का हेल्प किया था 1960s में। पाकिस्तान ने हेल्प कैसे किया था, मतलब आपने कुछ बोलते ना 2-4 गुंडे भेज दिए थे ताकि सऊदी अरेबिया का हेल्प कर सके इजराइल के अगेंस्ट। अब 2-4 गुंडे भेज दिए थे इजराइल के अगेंस्ट। ठीक है, तो कहाँ पर अब जो सऊदी अरेबिया ना, आज पाकिस्तान द ओनली इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ये सऊदी अरेबिया का बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन था। सऊदी अरेबिया ने इसको बहुत पैसे दिए थे और एड दिया था कि आप बॉम्ब बनाओ, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ, हम आपको पैसे दें। और ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी क्यों रहा था, पाकिस्तान बना भी क्यों रहा था, क्योंकि इंडिया ने बना लिया था उस समय, इसीलिए उसके जोर शोर में कि तुम बना रहे हम भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसने बना लिया। अब ये है सऊदी अरेबिया, ये है इजराइल। अभी इजराइल बहुत ऑफेंसिव मूड में है, ये कतर में, ठीक है, सीरिया में, लेबनान में, और ये अपना गाजा में। ठीक है, यहाँ पे अटैक किए जा रहा है। ठीक है, और आज कल डे भी इनका न्यूज़ चल रहा था कि यहाँ पे अटैक किया, कतर में अटैक किया। तो कतर वालों ने इजराइल को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेके गए, उनके खिलाफ कंप्लेन किया। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है सऊदी पाकिस्तान डील इंडिया a joint statement after signing Saudi-Pakistan Strategic Mutual Defense Agreement states that aggression against either country shall be considered as aggression against both, yet the deal should not worry India. यहाँ पे ये बोला इंडिया क्यों worry the Indian factor। इंडिया और सऊदी अरेबिया का अच्छा खासा रिलेशन है, इंडिया और सऊदी अरेबिया का अच्छा खासा रिलेशन है। अगर हम कल पाकिस्तान पे अटैक भी करें तो सऊदी अरेबिया हम पे अटैक नहीं करेगा, बोलेगा भाई भाई का भाई भाई होता है, दुश्मन है लेकिन भाई है। सऊदी अरेबिया से हमारे अच्छे रिलेशन है। यहाँ पे रिलेशन बारे में बताया इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप विद सऊदी अरेबिया इज नेशनल डिफेंस कंपेयर टू पाकिस्तान। दिस रिलेटिव नेशंस वाज एविडेंट मोस्ट रिसेंटली इन 7th मीटिंग ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया जॉइंट मीटिंग डिफेंस कॉर्पोरेशन। ये जो डील हुआ ना साइन मोस्टली इसराइल के अगेंस्ट के लिए हुआ है। ठीक है, इसराइल, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट इंडिया को कोई खतरा नहीं है इससे। हाँ सर, इंडिया एंड सऊदी पार्टनरशिप हैव ग्रोन स्टेडीली विद सफिशिएंट म्यूचुअल इंटरेस्ट डिस्पाइट अलोंगसाइड पाकिस्तान ओल्डर हिस्टोरिक पार्टनरशिप। जितना पाकिस्तान के करीब है
ये सऊदी अरेबिया उससे ज़्यादा इंडिया के करीब है। भले ही एक इस्लामिक नेशन एज एक फैक्टर आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट इसका मेंबर है, ये फैक्टर आ जाता है, बाकी उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। लिवरेजिंग इंडिया इकोनॉमिक थ्रेट ऑब्जेक्टिव, बस वही सब दिया है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया कहाँ कहाँ पार्टनरशिप अच्छा है, इनका डील कितना है, ट्रेड कितना है, ये सब के ऊपर बात है कि इंडिया को ये करने की कोई जरूरत नहीं। In May 2025 इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस, सऊदी अरेबिया कंडेम द पहलगाम टेरर। सऊदी अरेबिया ने पहलगाम टेरर कंडेम किया था कि पाकिस्तान ने गलत किया है, ठीक है। टेक आल्सो रिफ्रेनिंग फ्रॉम कंडेमिंग ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक व्हाइल आल्सो रिफ्रेनिंग फ्रॉम कंडेमिंग ऑपरेशन सिंदूर व्हिच इस्लामाबाद वाज लॉबिंग फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंसिक्वेंटली द मेन टेस्ट ऑफ ये अपना सऊदी पाकिस्तान इज अ डिग्री ऑफ विच इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया बिहेवियर टुवर्ड्स इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस। अब सऊदी अरेबिया उतना इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस में ध्यान देता नहीं, ये खाली कंडेम करता है, ये करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इकोनॉमी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। इकोनॉमी मैं इसके आगे वाले जो टॉपिक है उसके ऊपर इकोनॉमी एक अलग फैक्टर हो जाता है जो धर्म स्टेट इनसे ऊपर है, ठीक है। अभी जहाँ ठीक है ये वाला ये आर्टिकल लिखते हैं अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये वाला थोड़ा इससे मैच हो रहा है, नॉट दिस, यहाँ कि इकोनॉमी कैसे फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या ट्रम्प एंड शी मेक प्रोग्रेस ऑन टिकटॉक डील प्लान टू मीट साउथ कोरिया नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे देखिए द यूएस China deal will reportedly see a group of US firms that include Oracle, thus enabling TikTok to continue operating in US using algorithm licensed from ByteDance. Still, many US lawmakers have expressed unseen with the deal, citing ongoing concern about ByteDance link with the Chinese Communist Party. अभी देखिए यहाँ पे टिकटॉक की बात हो रहा है, यहाँ पे टिकटॉक की बात हो रहा है। टिकटॉक चाइना का एक बहुत ही फेमस सोशल ये मुजरा करने वाला ग्रुप है, ठीक है। लेकिन ये क्या देता है, ये पॉपुलैरिटी देता है, एडवर्टाइजमेंट करने का ये देता है, ठीक है। तो टिकटॉक एक तरह से इसका एडवांटेज भी है, क्योंकि आप देखो इंडिया में बहुत से इन्फ्लुएंसर टिकटॉक के मदद से ही आज फैक्ट डिनाई नहीं कर सकते कि जो इस पर टिकटॉक पे कोई भी ये वायरल वीडियो बनाते थे वो अभी अच्छे खासे पोजीशन पे है, अच्छा खासा इनकम अर्न कर रहे हैं, भले कोई उनको मुजरा करने वाला बोले या कोई उनको डांस करने वाला बोले, ठीक है। लेकिन फिर भी टिकटॉक तो यही वाला ट्रम्प बोल रहा है कि हम टिकटॉक को पाकिस्तान यूएसए में इसको अच्छे खासे चलने मतलब इसको है ये अनुमति है, ठीक है। अब यहीं पे इसके ऊपर डील हो रहा है। अभी इससे पहले हमने क्या बोला था, जो ग्रुपिंग्स होता है इनके और इनके बीच में 36 का आंकड़ा है, इनके और इनके बीच में 36 का आंकड़ा है। क्योंकि देखिए 30% इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ है ना, तो चाइना के ऊपर 30% का टैरिफ है। लेकिन इससे पहले इनका जो टैरिफ चल रहा था ना 145% चल रहा था, 80% चल रहा था, मतलब चल रहा था कितना लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमी ऐसा फैक्टर प्ले करता है, चाइना कभी भी या यूएसए कभी भी एक दूसरे से दुश्मनी नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना का एक पुराना कहावत है कि दुश्मनी करो तो करो लेकिन धंधा बंद मत करो, बिजनेस मत करो, बिजनेस को ग्रोथ होने दो, ठीक है। अगर ये सामने वाला तुम्हारा दुश्मन भी है उसको अपना सामान बेचो, पैसा कमाओ। ये चाइना का जो डेंग ज़ियाओपिंग है, यही था ना डेंग ज़ियाओपिंग, मतलब ट्रेड इज द आउटमोस्ट थिंग, ट्रेड चलते रहना चाहिए। अभी इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड है समथिंग अराउंड $118 बिलियन है, समथिंग अराउंड $118 बिलियन है। लेकिन चाइना का कितना है 439 बिलियन, इतना इनका डील, ठीक है। और इतना क्या मतलब ये देखिए 295 बिलियन जो है डेफिसिट में जाता है यूएसए, मतलब यूएसए को नुकसान है। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर बोलते हैं यूएस की बात तो चाइना ही है, $19 ट्रिलियन और ये $30 ट्रिलियन, लेकिन फिर भी ये आधी दुनिया कंट्रोल करता है। कैसे?
इसके लिए बहुत से जो ऐसे ना डेप्ट ट्रैप में फंसाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरी दुनिया को आधा कनेक्ट करने के ये मतलब 2013 में प्लान बनाया था, 2013 में। तो हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक जगह है जिबूटी अफ्रीका में, वहाँ पे इसने ज़मीन ले लिया वहाँ का, मतलब उसके सॉवरेनिटी पे खतरा है ना, उसको पैसे दिए, वो पैसा चुका नहीं पाया, तो इसने बोला एक काम करो, तुम ये ज़मीन मुझे दे दो। हम्बन टोटा जो कि श्रीलंका में है, उसके साथ भी इसने यही किया, श्रीलंका को पैसे दिए, अब श्रीलंका उसको चुका नहीं पाया, तो 99 साल के लिए, 99 साल के लिए जो हम्बन टोटा पोर्ट है, हम्बन टोटा पोर्ट, हम्बन टोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया, लीज पे ले लिया, ठीक है, 99 ईयर्स के लिए। तो ये मतलब बहुत ये है। तो यही पे देखिए बिजनेस कितना ये है, मतलब पैसा कितना मैटर रखता है, ये यहाँ बताया गया, ठीक है। ट्रेड कितना मायने रखता है। अनदर वोटर डिलीशन, हाउ नेम्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द रोल्स। अभी देखिए ये बंदा हमेशा होता रहता है, ठीक है। सोशल वर्क छोड़ के ये वोट चोरी के प्लान में लगा हुआ है। कांग्रेस को कौन डुबाएगा, मैं देख रहे हो, कांग्रेस को कौन डुबाएगा, इसने हाथ खड़ा कर दिया। ये देखिए 2023 का, जो 2023 का देखिए आर्टिकल को रट्टा नहीं मार रहा है, समझ गए। उसका सारांश निकालना है 4 लाइन में, उसका सारांश इसमें 4 लाइन में निकालना है, ठीक है, बस। और देखिए 2023 में कर्नाटका असेंबली का इलेक्शन हुआ था, कर्नाटका असेंबली का इलेक्शन हुआ था, कर्नाटक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे तो वहाँ पे तो कांग्रेस जीत गई, लेकिन जीतने के बाद ये बोलता है कि आनंद में 6,000 वोटर्स जो है, 6,000 वोटर जो है उनका नाम डिलीट किया गया है, 6,000 वोटर जो है उनका नाम डिलीट किया गया है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसने पत्र लिखा कि डिलीट किया गया है, और वो लोग कांग्रेस को वोट देने वाले थे, कांग्रेस को वोट देने वाले थे, कांग्रेस को। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तुझे कैसे पता कि वो कांग्रेस को वोट देने वाले थे? ये लिखा हुआ है कि ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ है कि वो कांग्रेस को वोट देने वाले थे, दे आर प्लानिंग टू गिव वोट टू कांग्रेस। तो भाई तुझे कैसे पता कि वो कांग्रेस को वोट देने वाले थे? जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये वोट खरीद रहे हैं। तो सिंपल है, कांग्रेस को कौन डुबाएगा, कांग्रेस को यही डुबाएगा। Rahul shoot himself in the foot. Anand constituency where he alleged voter fraud was won by Congress in 2023। भाई 2023 में इन्हीं का पार्टी जीत गया कर्नाटका, फिर भी ये बीजेपी पे एलिगेशंस लगा रहा है। अब देखिए ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इतना इस पर तो फोकस नहीं करना है, ठीक है। बस यहाँ पे देखना है कि जो आर्टिकल 324 है अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो सुप्रीम रेगुलेटरी ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कितने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, 5 लोगों का इलेक्शन करवाता है, ठीक है। ये है इसका। नेक्स्ट, हाउ प्लांट्स इवॉल्व। अब ये देखिए ये साइंटिफिक है, लेकिन देखिए साइंटिफिक में ये जानना जरूरी है कि देखिए फिशेस के बारे में, देखिए फिश के बारे में यूपीएससी में फिशेस के बारे में या फिर कुछ ऐसे है उनके बारे में यूपीएससी बहुत इंटरेस्टेड रहता है 1 लाइनर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन के लिए बहुत, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्डन मैसिव के बारे में पूछा था, गोल्डन एक मिनट गोल्डन मैसिव बोला, एक सेकंड। अभी क्वेश्चन को जरा देखिए, ठीक है। विच ऑफ वन इज नॉट अ बर्ड, गोल्डन मैसिव, इंडियन नाइट जार, स्पून बिल, व्हाइट बिल, ठीक है। तो ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा इंटरेस्टेड रहता है पूछने में।
ऐसे जेब्रा फिश के बारे में पूछ ले, जेब्रा फिश, ठीक है। ये हो गया। एक बार आया था ब्राउन फुट माउथ वाला, जो कि एक बर्ड है, बर्ड के बारे में पूछने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। इंसेक्ट्स के बारे में पूछने में जैसे अपना क्या था, ये लास्ट है क्लैड था ना कुछ तो, यूपीसी 2000 इंसेक्ट। हाँ ये रहा, कैराबिक बीटल्स, सेंटीपीड, फ्लाइज, टर्माइट, वॉस्प, पैरासाइट। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। एंड्स के बारे में पूछता रहता है, एंड्स, बीस, वॉस्प, ड्रैगन फ्लाई के बारे में पूछता रहता है, ठीक है। ये सब यूपीएससी पूछता रहता है। सिकाडा, देखिए सिकाडा की बात करता हूँ, सिकाडा एस इंसेक्ट, पैरास्टॉइड, ये सब यूपीएससी पूछता रहता है। सिकाडा आप देखिए कि सिकाडा क्या है, तो सिकाडा एक इंसेक्ट है। ये 2024 का क्वेश्चन है, ये रहा सिकाडा। तो यूपीएससी ने इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो माइट भी पॉसिबल है कि इसके ऊपर पूछ ले, जेब्रा फिश के ऊपर। अब ये आर्टिकल न्यूज में क्यों है कि देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन, ये मैंने बोला ना, आर्टिकल पढ़िए उसको 4 लाइन में लेके आएंगे, 4 लाइन में सारांश, ठीक है, 4 लाइन में से समझना। ह्यूमन का आज इवोल्यूशन जो हुआ है कैसे हुआ है, कि मतलब देखिए ऐसा बोला जाता है ना कि स्टार्टिंग जो है, जो लाइफ स्टार्ट हुआ है कहाँ से हुआ था, जो अमीबा है, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स वगैरह, इन सब से लाइफ इवॉल्व हुआ है। एल्गे वगैरह बना, समझे, एल्गे वगैरह बना स्टार्टिंग लाइफ में, समथिंग अराउंड 3 बिलियन 3.4 बिलियन ईयर्स एगो, समथिंग अराउंड 3.4 बिलियन ईयर्स एगो, जब पहले ये फिश आए, मच्छी के बाद फिर जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ है 360 million years ago, 360 million years ago our fishy ancestor, जो फिश वो भी हमारे एंसेस्टर ही है। हमारा जो आज इवोल्यूशन हुआ कहाँ से हुआ था, एज पर द डार्विन्स थियरी, ये बंदर से हुआ। लेकिन बंदर में कैसे आए, बंदर में इवोल्यूशन कैसे आया, वो अपने ये अलग दूसरे मैमल्स से आए। दूसरे मैमल्स कहाँ से, फिशेस से आए। फिशेस कहाँ से, तो अमीबा जो है ना सबसे फर्स्ट माना जाता है, पॉइंट ऑफ लाइफ, पॉइंट ऑफ लाइफ माना जाता है, यहाँ से शुरू हुए, ठीक है। तो यहीं पे देखिए फिशी एंसेस्टर मूव फ्रॉम वाटर टू लैंड, जो फिशी एंसेस्टर है मूव फ्रॉम वाटर टू लैंड, यहाँ पे बताया गया है कि, और इनके ऊपर साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया इनके ऊपर, तो फाइडॉन, FIDON नाम का डीएनए निकला। बस आप इतना जानिए, बाकी पूरा आर्टिकल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, फाइडॉन पढ़ लिया। अब ये फाइडॉन में डीएनए का है, डीएनए ऐसा कुछ होता है। अब ये किसी भी ह्यूमन में, एनिमल्स में, फिश में उनका जो बॉडी लिम्स वगैरह बढ़ने में हेल्प करता है। तो जो जेब्रा फिश है ना, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया CRISPR-Cas9 से, CRISPR-Cas9 से, CRISPR-Cas9, ठीक है। अब इसके बाद तो इसका जो लिम्स है ये देखिए, यही बाद में पैर बना, ये वाला पैर बना, ये हाथ बना, ठीक है, ये हाथ बना लेटर फाइडॉन की वजह से, फाइडॉन। और फिर ये फाइडॉन जो है ना एक चूहे में ये करके देखा, ठीक है, तो उसका पैर आया लेकिन हाथ नहीं आया। लेकिन जो फाइडॉन का डीएनए वाला जो हार्मोन है उसको ये अगर निकाल दिया तो कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, तो जो माउस है उसका कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, वो मतलब उसका इवोल्यूशन नहीं हुआ। बस इसमें यही बताया गया है, ठीक है। विकीमीडिया कॉमन्स, यहाँ पे जो अपना नेचर है, नेचर एक जर्नल है, वहाँ पे पब्लिश हुआ है कि कैसे जेब्रा फिश से पता लगाया गया कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है। ये है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सभी क्लीन चीट टू अडानी बट सम हिंडनबर्ग एलिगेशंस एंड एसेट। देखिए जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में जो हिंडनबर्ग है, हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगाया था। क्या क्या लगाया था, देखिए लिस्ट ऑफ एलिगेशन कितने लगाया था। स्टॉक मैनिपुलेशन होता है, स्टॉक मैनिपुलेशन, ओके। सेकंड ऑफशोर फंड का ये मिसयूज होता है, ऑफशोर फंड। उसके बाद जो अपना
कौन से कंपनी होते हैं? एक कंपनी होते हैं, ठीक है, एक कंपनी होते हैं। उस कंपनी को बोला जाता है, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उस कंपनी को। तो जैसे फंड को ये मैनिपुलेट करते हैं ना कि उस कंपनी, यहाँ कंपनी से फंड आया, इस कंपनी से फंड आया, अलग अलग जो कंपनी से फंड आया, फिर इसका जो स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ, स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ, स्टॉक ओवर वैल्यू, ठीक है। तो ये सब तरह से एलिगेशंस लगाया, ठीक है। अब सेबी ने इसको क्लीन चिट दे दिया है। सेबी ने बोला कोई स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, ऑफशोर फंड भी ये हम मिसयूज नहीं हुए हैं, स्टॉक ओवर ड्यू भी नहीं हुए, स्टॉक ओवर वैल्यू भी नहीं हुए, ठीक है, ये सब। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन अनआंसर्ड है, देखिए अडानी और हिंडनबर्ग। अब थोड़ा हिंडनबर्ग के बारे में जान लेते हैं। हिंडनबर्ग एक ऐसा कंपनी जो शॉर्ट सेलिंग करता है, शॉर्ट सेलिंग करता है। इसका काम होता है शॉर्ट सेलिंग। देखिए कि शॉर्ट सेलिंग वर्क कैसे करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक कंपनी अपना हिंडनबर्ग है, ठीक है, हिंडनबर्ग ये क्या करता है, इसने अडानी जो कंपनी है, अडानी जो कंपनी, इसके ऊपर कोई फॉल्ट रिपोर्ट बनाया, और सब जगह फैला दिया। अब सबने सोचा यार ये कंपनी तो डूबने वाली है, ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, ये कंपनी का वैल्यूएशन ओवर वैल्यू है, तो इसका तो सब अपना अपना पैसा निकालने लगे। अब इसका जो वैल्यू था 1000 रुपये का शेयर था, अब 1000 रुपये का शेयर आ जाएगा 45 रुपये में, ओके, 1000 रुपये का शेयर आ जाएगा 45 रुपये में। अब ये क्या करेगा, ये 100 रुपये वाला नहीं लेगा, ये 45 रुपये वाला शेयर लेगा, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है ये पूरा गिर गया है, ये इसी को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। उसके बाद जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा, बोलेंगे नहीं यार अडानी तो अच्छा काम कर रहा है, फिर जब इसका प्राइस बढ़ेगा, और जब फिर उसके बाद जो बढ़ता है ना, उसके बाद फिर बहुत जोर से बढ़ता है, 250 हो जाएगा इसका शेयर प्राइस, ठीक है। अब इसने 45 रुपये में लिया था, बेच कितने में आया, इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 205 रुपये का, ठीक है। अब सोचिए 205 करोड़ इतने का फायदा। तो ये शॉर्ट सेलिंग करता था ये हिंडनबर्ग, ठीक है। तो इसीलिए उसने अडानी के ऊपर रिपोर्ट बनाया। लेकिन यहाँ पे कुछ जो आंसर है ये अभी भी अनआंसर्ड है, ठीक है। The two SEBI order focus largely on related party transaction while staying silent on several other serious allegations by Hindenburg, including low public float। जो कुछ कंपनी में जैसे लो पब्लिक फ्लोट, ठीक है, ये वाला जो क्वेरी था इसको सेबी ने आंसर में दिया। लो पब्लिक फ्लोट कहाँ पे, लो पब्लिक फ्लोट, सस्पिशन ऑन एफपीआई, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रहता है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ये कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनके यहाँ पे इतना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ कहाँ से रहा है, इसके ऊपर विनोद अडानी ऑफशोर लिंक, जो विनोद अडानी है, ठीक है, विनोद अडानी जो कि गौतम अडानी के भाई हैं, उनका ऑफशोर बिजनेस में क्या क्या कमी है या वहाँ पे पैसे कहाँ से आते हैं, इसके ऊपर ये अपना सेबी ने कुछ नहीं बोला। अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग, दिस वर पार्ट ऑफ द स्कीम डिजाइन टू प्रोब अप अडानीज ग्रुप स्टॉक प्राइस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। According to some experts, SEBI silence on this aspect leaves some question and answer. While the SEBI order reveals many things, it also leaves multiple contingencies. According to analysts who spoke on condition of anonymity, यहाँ भी बता रहा है कि कुछ क्वेश्चन हैं, लो पब्लिक फ्लोट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को होता है जहाँ पे जो कंपनीज होती है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अलग ऐसे होता है, लेट मी एक्सप्लेन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए एक कंपनी है, एक कंपनी आएगा तो एक सेक्टर उठाया, गवर्नमेंट को बोला कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना चाहूँगा, मैं रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, तो ये इंडिया में आके कंपनी बनाएगा, ठीक है, कंपनी बनाएगा इंडिया में आके। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है, अब यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो यूज़ करेगा, जैसे लेबर हो गया, अब यहाँ से कैपिटल भी लेगा, बोलते ना कि आप इनमें इन्वेस्ट करो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का ये अपॉर्चुनिटी देगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे फैक्ट्रीज वगैरह बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये एफपीआई होता है, ये बोला मैं रिन्यूएबल एनर्जी पे ये इन्वेस्ट करना चाहूँगा, तो जैसे अडानी का ऑलरेडी इंडिया में कंपनी है तो उसमें पैसा डाल दिया
कि आप पैसे लीजिए, आप ग्रो कीजिए, जब पैसा बढ़ जाएगा मुझे दे दीजिए। मैंने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन ना मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया किसी को, ना लेबर को दिया, ना कैपिटल किसी को, और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। मैंने सिर्फ क्या किया, 100 करोड़ कंपनी में डाल दिया, और जब कंपनी का प्राइस बढ़ेगा तब मैं पैसे निकालूंगा। ये है एफपीआई और एफडीआई का डिफरेंस, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ये अगर 10% से ज़्यादा एफपीआई है, ठीक है, अगर फुल नंबर किसी कंपनी का वैल्यूएशन 1000 करोड़ है, 1000 करोड़, और किसी बंदे ने उस पर 120 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, तो ये एफडीआई में कैलकुलेट होगा, ठीक है, एफडीआई। लेकिन अगर 90 करोड़ की है तो ये एफपीआई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है कि 10% से ज़्यादा, 10% वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी से ज़्यादा अगर किसी ने एफपीआई किया तो एफडीआई में कैलकुलेट होगा। क्यों? क्योंकि उसके बावजूद भी ना, उसके बाद भी अगर इतने पैसे आए हैं तो क्या कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट डेफिनेटली होगा, लेबर का ग्रोथ डेफिनेटली होगा, कैपिटल डेफिनेटली ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ये सब है आज के आर्टिकल्स में। राजस्थान हाई कोर्ट आस्क एजुकेशन बोर्ड टू एंश्योर स्टूडेंट्स डोंट स्किप स्कूल अटेंड कोचिंग। देखिए, मेजोरिटी ऑफ राजस्थान में कोटा वगैरह हो गया, ठीक है, दिल्ली में हो गया कुछ ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो बच्चे स्कूल छोड़ के 11th और 12th में स्कूल छोड़ के कोचिंग का प्रिपरेशन करते रहते हैं। जैसे अपना नीट हो गया, यूपीएससी हो गया, जेईई हो गया, तो स्कूल और कॉलेज छोड़ के ये सब प्रिपरेशन में लग जाते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा लोअर लेवल की बात किया गया है, क्लास 9 टू क्लास 12 मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट कोचिंग के भरोसे रहते हैं। अगर किसी को मैथमेटिक्स पढ़ना है तो कोचिंग ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, स्कूल में जो एनरोलमेंट रेशियो है ये बहुत कम हो जा रहा है, स्कूल में अटेंडेंस बहुत कम हो जा रहा है, तो टीचर पढ़ाएंगे किसको, ठीक है। तो उसी के ऊपर राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला है एजुकेशन बोर्ड टू एंश्योर स्टूडेंट डोंट स्किप स्टूडेंट स्कूल अटेंड करें, ठीक है, क्योंकि अटेंड करने से एक एनवायरनमेंट आने से पढ़ने में ग्रोथ होता है, ओके। तो ये सब बोला, और ना जो कोचिंग वगैरह डालना है तो कोचिंग वगैरह इंडस्ट्री बूस्ट होती है। और कोचिंग वगैरह क्या है, एक प्राइवेट कैपिटल फॉर्म ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पे देखिए पढ़ने वाला बच्चा ऐसा बोलेगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ लेता है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट कैपिटल फॉर्म, आपने कैपिटलिस्ट के बारे में सुना होगा, कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट, कि यहाँ से कुछ खासा आउटकम्स मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी कोचिंग में लाखों रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का फॉर्म आया, कितने सीट है, 1000, सिलेक्ट होना 1000 बच्चों का है, लेकिन फॉर्म भरते हैं कितने, 15 लाख फॉर्म भरते हैं। अब ये 15 लाख बच्चे कोचिंग किए हुए होते हैं, कोचिंग, और ये सब कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस भरे होते हैं, ठीक है। तो यही इसके ऊपर अपना जो राजस्थान जो गवर्नमेंट है, इसने लास्ट मंथ इसके ऊपर बिल लेके आए थे, कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, जो कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग रीजनेबल फीस। सेकंड, अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 50 एंड 100 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए भी ध्यान रखा जाए। और सेफ्टी में क्या, जो अपना फायर ट्रेनिंग होता है जिसको मॉक ड्रिल बोलते हैं, हालांकि मॉक ड्रिल जितना बड़ा नहीं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर ये सब रखें, ठीक है। फायर एग्जिट रखें, ठीक है। ये सब के लिए इनको मैंडेटरी किया गया है। और अगर बाई चांस इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, जहाँ पे 50 से 100 बच्चे से ज़्यादा है, बाई चांस अगर नहीं किया तो उनके ऊपर 50,000 से लेके 2 लाख रुपीज़ तक फाइन है, ठीक है, 2 लाख रुपीज़ तक फाइन है। अभी रिसेंटली जो राजस्थान की गवर्नमेंट है, उसने एक पैनल बिठाया, उस पैनल में जो वहाँ के डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट,
पेरेंट्स मतलब सिलेक्टेड पेरेंट्स और ये साइकोलॉजिस्ट और जो एलाइट कोचिंग इंस्टीट्यूशन है ना, एलाइट कोचिंग फॉर एग्जांपल किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना है, लेकिन जो एलाइट कोचिंग है, जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना एलाइट कोचिंग ले लेते हैं। एग्जाम्पल मोशन हो गया, या दिल्ली में दृष्टि IAS हो गया। तो इनके जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी मीटिंग में पैनल में शामिल किया जाएगा और ये एक निकाला जाएगा सॉल्यूशन कि जो बच्चों को जो, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को इसलिए रखा जा रहा है कि बच्चे जो स्ट्रेस और मेंटल ये प्रेशर जो झेलते हैं तो उसकी वजह से जो सुसाइड रेट बढ़ता है उसके ऊपर ये चर्चा करने की बात की है। बच्चों का सेफ्टी के लिए बात की है, जिनके लिए हाँ वहाँ का जो DM है शायद से वो भी ये पैनल में होंगे। तो इस वजह से ठीक है, इस वजह से वहाँ बिल आएगा ना, लेकिन यहाँ बोलते हैं क्लास 10 चैलेंज द ऑर्डर्स तो रिपीटिशन एजुकेशन वॉज बीइंग डिसरप्टेड मिड सेशन। बस वही सब बात है यहाँ पे। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन डिलिस्ट 474 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज। ठीक, पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंडिया में कैसे रिकग्नाइज होते हैं, कैसे रजिस्टर होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, इंडिया में बहुत से रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड, देखिए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड भी होते हैं ताकि फंडिंग के लिए उन्हें कहीं से फंडिंग आ सके, ब्लैक मनी का ये ब्लैक मनी यूज़ कर सके, ब्लैक मनी, ठीक है, ब्लैक मनी। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कर दें, रिकग्नाइज है। अभी इंडिया में टोटल सिर्फ 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और समथिंग अराउंड 6 व्हाट्स द रेशियो, डेटा नहीं लगता है शायद से, बट लेट्स सी 6 ईयर, let's take an example कि समथिंग अराउंड 508 या 500 समथिंग अराउंड 500 लीजिए स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए नेशनल पार्टीज और स्टेट, पहले ये बात करते हैं रिकग्नाइज्ड पार्टीज क्या होता है। रिकग्नाइज्ड एज अ नेशनल स्टेट पार्टीज अंडर द इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968, ओके, बेस्ड ऑन द सीट विन्स वोट शेयर इन लोकसभा स्टेट इलेक्शन। अभी इसके ऊपर डिसाइड होता है कि कौन सा पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सा पार्टी स्टेट लेजिस्लेटिव पार्टी है, ओके। रिजर्व इलेक्शन सिंबल 5 स्टार कैंपेनर डबल दैट ऑफ रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। एडिशनल प्रिविलेज, इनको अलग अलग प्रिविलेज भी होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनको अपना पार्टी हेडक्वार्टर बनाने के लिए, पार्टी जो रजिस्टर्ड पार्टी होते हैं रजिस्टर्ड, उनको अपना पार्टी का हेडक्वार्टर बनाने के लिए उनको ज़मीन दी जाती है, ठीक है। अब इसकी क्या जरूरत है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। परमिशन 20 स्टार कैंपेनर, उनको 40 स्टार कैंपेनर जो कैंपेन करते हैं ना ये अपना पॉलिटिक्स के लिए, इसके लिए कॉमन इलेक्शन सिंबल फॉर जनरल स्टेट इलेक्शन, टैक्स एग्जेम्पशन इसको मिलता है, तो इसको तो मिलता ही रहता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई पर्टिकुलर जो मेंबर है जो पॉलिटिकल पार्टी में ये इलेक्शन लड़ कर, उसको कितना है 95 लाख से ज़्यादा वो खर्चा नहीं कर सकता एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ठीक है। 95 लाख से ज़्यादा वो इलेक्शन कैंपेन में खर्चा नहीं कर सकता। बाकी पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी को तो चाहे जितना भी चाहे उतना खर्चा कर सकते हैं, ये है। अब यहाँ पे देखते हैं कि नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज कैसे डिसाइड होते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं कि कोई भी जो है पॉलिटिकल पार्टी उसको नेशनल पॉलिटिकल, अभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कितने हैं इंडिया में, 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कौन है, बीजेपी, ठीक है, कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये हो गया। पहले तृणमूल कांग्रेस भी था लेकिन वो अब नहीं रहा क्योंकि जो क्राइटेरिया होता है उसको क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाए। नेक्स्ट आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है, ठीक है। और आता है फिर अपना नेशनल कांग्रेस पार्टी जो कि मार्क्सिस्ट है,
मार्क्स कितना हुआ 5, और एक नेशनल कांग्रेस और एक और कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, ये भी टोटल 6 नेशनल पार्टी है। अब नेशनल पार्टी डिसाइड कैसे होते हैं, ठीक है, नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या होता है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दें, ठीक है, वो देखिए क्या होता है। इसका 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन। स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज इन, देखिए ये 4 स्टेट में एज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज है, 4 स्टेट में स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज है, ठीक है। अब इसको लोकसभा में जो सेकंड क्राइटेरिया है, लोकसभा में इसको कम से कम 6% वोट मिलना ही चाहिए, 6% है, 6% वोट मिलना ही चाहिए, 6% वोट इन लोकसभा। जो जनरल इलेक्शन होता है ना, जनरल इलेक्शन जैसे 2024 का इलेक्शन हुआ, यहाँ पे 6% वोट लोकसभा से मिलना चाहिए, प्लस 4 MP होने ही चाहिए, 4 MP होने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका 3 स्टेट में 2% ऑफ लोकसभा के जितने मेंबर है उतने में से 2% इसके MPs होने चाहिए, क्या उस पॉलिटिकल पार्टी के MPs होने चाहिए, तब जाके इसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलता है। ये ऑलरेडी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रहना चाहिए, ये ऑलरेडी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रहना ही चाहिए। अब देखिए, क्योंकि अगर कोई स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है तभी उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलेगा। अब नेक्स्ट कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए टोटल 5 कंडीशंस है, इसके लिए टोटल 5 कंडीशन है। यहाँ पे याद रखें, लोकसभा में 6% वोट प्लस यहाँ पे देखिए लोकसभा में 6% वोट प्लस सिर्फ 2 MP काफ़ी है, सिर्फ 2 MP काफ़ी है, ये वो पहला क्राइटेरिया। अब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है वहाँ पे 8% वोट इसको चाहिए, वहाँ पे इसको क्या चाहिए, वहाँ पे 8% वोट इसको चाहिए, ठीक है। 6% वोट प्लस 1 MP नॉट 2 MP, ठीक है, 1 MP नॉट 2 MP। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव वहाँ पे 6% वोट प्लस 2 MLA, 2 MLA भी चाहिए, ठीक है। कितने क्राइटेरिया हुए, एक क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया, अब तीसरा 2% वोट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, 2% वोट इन जनरल लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे महाराष्ट्र हो गए, वहाँ पे 2% वोट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, 2% वोट। नेक्स्ट और लोकसभा में कम से कम 8% वोट चाहिए, लोकसभा में कम से कम 8% वोट चाहिए इसको। और हर 25 मेंबर में, लोकसभा की सीट में हर 25 मेंबर में का एक मेंबर इनका होना चाहिए, हर, ये वही क्राइटेरिया आता है, 8% वाला क्राइटेरिया होता है, हर 25 मेंबर में से एक मेंबर लोकसभा में ये स्टेट पार्टीज का होना चाहिए, तब जाके इनको स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा मिलता है, ठीक है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा मिलता है। तो ठीक है, तो आज का द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।